जी। अस्सलाम वालेकुम once again। आई होप मेरी आवाज़ तुम लोगों को पहुंच रही होगी। शहीर एंड जमान जमान, प्लीज रिस्पोंड। आर यू देयर? या सो रहे हो तुम लोग पड़े हुए? मेरी आवाज़ आ रही है? और चलो भाई, गुड है। डेफिनेटली रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, आखिरी अशरा है। और जब कल हसन ने क्लास का मुझे बताया तो मैंने हसन को बोला, अभी मैंने कहा हसन अभी थोड़ा सा ना लगाओ, क्योंकि अब ताक रात भी थी, रात में जागने वाली रात भी थी, अब रमज़ान भी है, रोज़े भी हैं, तुम सुबह सुबह मेरी क्लास लगा रहे हो। और जो बच्चे मुझसे इन टच थे उन्होंने मुझे कहा कि सर हम तो भाई ईद के बाद आएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो अपने इस आखिरी हफ्ता है, अगले वीक ईद है। लेकिन हसन इस बात पर इंसिस्ट कर रहे कि नहीं सर, क्लास लगा लेते हैं, एक क्लास कर लेते हैं, इंट्रोडक्टरी ही सही, लेकिन क्लास लगा लेते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज बहुत ही कम से बच्चे होंगे मेरे पास। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे अभी अच्छा, कैफ 7 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए ना दो तीन चीज़ें हमारे जहन में चल रही हैं। मैं पहले ज़रा वो चीज़ें क्लियर कर दूँ। सबसे पहले बहुत वास्ट मेजॉरिटी आप लोगों की ऐसी है जो ग्रुप ए के 3-4 पेपर्स दे चुकी है। तीन तो कम से कम दे ही चुकी है, तब वो जाके कैफ 7 में या ग्रुप बी में आए हैं। अब पहली चीज जो हम यहाँ क्लियर करेंगे वो ये कि फिलहाल, वैसे तुम सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है तुमको क्लियर करना। फिलहाल नई स्कीम या नई कोई पॉलिसी या नई कोई किताब कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी तुम सबको याद होगा कि जब हम कैफ 4 में भी इस बात को डिस्कस किया करते थे तो यही बात कहते थे कि आई कैप का प्रोग्राम तो है, मगर अगर फरवरी तक फाइनल नहीं हुआ तो वो अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही हुआ कि फरवरी तक फाइनल नहीं हो पाया, मार्च शुरू हो गया है, बल्कि अब तो मार्च भी खत्म हो रहा है, अभी तक स्कीम अप्रूवल की तरफ नहीं गई है। तो इसलिए डेफिनेटली इस वक्त ये बातें करना कि नई स्कीम के तहत क्या होगा, क्या रह जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सारी बहुत ही आ, देर की बातें हैं जो अभी ना की जाए तो बेहतर है। दूसरा सवाल जो मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो क्या अभी हम कैफ 7 उठाएं। अच्छा, ये सवाल किन बच्चों के जहनों में आ रहा है जो बच्चे कुछ ग्रुप ए के पेपर्स दे चुके हैं और कुछ ग्रुप बी। अब उनको ये लग रहा है कि सर अगर हम अभी कैफ 7 नहीं उठाएंगे तो जब ये मर्ज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अटेम्प्ट से, वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मर्ज होता है कि नहीं, देखो क्या होता है कुछ नहीं पता अभी, तो हम तब पढ़ लेंगे। अच्छा, अब दो तीन सवाल मेरे जहन में हैं तुम लोगों से पूछने के लिए, और मैं तुम सबसे क्लियर भी करना चाह रहा हूँ ये बात। देखो, अभी तुम लोगों ने कैफ 4 का पेपर दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुम लोग इंशाल्लाह पास हो जाओगे। लेकिन बात यह है बात यह है कि कैफ 4 का पेपर अगर तुम लोगों ने पास कर भी लिया तो भी तुम्हें कैफ 7 का पेपर जो होगा वो देना होगा। और कैफ 7 के पेपर के लिए अगर तुम लोग ये वेट करते हो कि हम इसको छोटा होने देते हैं, जब वो मर्ज हो जाएगा तो वो कब मर्ज होगा अव्वल तो ये नहीं पता। और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली मर्ज होने, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे इस तरह कांटेक्ट किया कि सर मर्ज होने के बाद जो है ये 50 नंबर का रह जाएगा, और फिर जो है वो हमारे लिए आसान होगा 50 नंबर का पढ़ के देना इंस्टेड ऑफ ये पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट देने के लिए। देखो, डेफिनेटली अगर सब कुछ बिल्कुल सही सिचुएशन में चलता रहता है, लाइक कि आपको अगले अटेम्प्ट में मर्ज हो जाता है और सब कुछ आपका कैफ 4 निकल जाता है, तब तो चलो बहुत अच्छी बात है सारी, कि चलो ठीक है 50 नंबर का पेपर होगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किस तरीके से? अगर अल्लाह न करे कि आप 4 रुक जाता है या ग्रुप ए में मजीद के पेपर आपका रुक जाता है,
तो फिर आपके लिए ग्रुप बी के पेपर्स में जाना, ग्रुप बी के पेपर्स को ऑप्ट करना, और उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और जहां तक कैफ 7 की बात रही, जो मेरे सामने कैफ 7 का सिलेबस आया है अभी तक मर्ज होने के बाद भी, वो 50 नंबर का सिलेबस है नहीं एक्चुअली। यानी वो सिलेबस है भी पूरा, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो वो सिलेबस है 70-80 नंबर का कम अज कम, जो वो तुमको 50 नंबर में पूछने वाले हैं। तो वो 50 नंबर का पेपर जो हमें अभी लग रहा है कि आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो इतना आसान या छोटा होगा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। तो मैं तो ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर अभी तुम्हें यही कहूंगा कि आगे क्या होने वाला है। 6 महीने अभी देखो ना, बहुत सारे लोग तो अपने जहन बिल्कुल बना के बैठ गए थे कि बस मार्च अटेम्प्ट के बाद जो पेपर्स होंगे वो नई स्कीम के तहत होंगे, नहीं हुए। अभी आप देख रहे हैं। तो आई कैप की अभी पॉलिसी अप्रूव नहीं हुई है, क्या रहता है, क्या सिलेबस बचता है, कितना, ये सारी बातें 6 महीने बाद या शायद उससे भी बाद की बात है। तो मेरा मशवरा आप लोगों को बहुत ही जिम्मेदाराना मशवरा ये होगा कि आप इस वक्त करंट स्कीम के हिसाब से चलो। आपने कैफ 1 2 4 या 1 2 3 4 या जो भी पेपर आपने दे दिए हैं, या खाली 1 और 4 दे दिए हैं, तो आप आगे बढ़िए, कॉस्टिंग का उठाइए अगर कॉस्टिंग नहीं लिया था। साथ में आप जो है वो डेफिनेटली, अगर कॉस्टिंग क्लियर नहीं होगा तो आप एमएफए नहीं ले सकते। ये चीज अभी तक अप्लाई हो रही है ना, हो रही है ना, क्या क्या कॉस्टिंग क्लियर करना जरूरी है फॉर एमएफए। हाँ, लॉ में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको बिजनेस लॉ क्लियर करना जरूरी है फॉर कैफ 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ठंडे दिमाग से उठाइए। अगर तुम लोग कैफ 4 पढ़े हुए आए हो तो मैं तुम्हें ये छोटी सी एक खुशखबरी है जो मैं दे सकता हूँ, ये कि कैफ 7 उस हिसाब से अबेट इजियर, सिंपलर है। यानी कि कैफ 4 की अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी बात याद दिलाऊं, तो हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर जाके लॉ को पढ़ा था। ये सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाली चीजों को देखना। उसके बाद हम तुमको लेके चले गए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और वो काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चला था। फिर पार्टनरशिप एक्ट आ गया था, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया था, और फिर आखिर में वो 3 मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सब आ गया था। अगर मैं तुम्हारे सामने इस वक्त कैफ 7 की बात करूं, ये तुम्हारे सामने मैंने, क्योंकि डेफिनेटली जब स्कीम चेंज नहीं हुई है तो तुम लोगों को भी यही फरवरी 2023 वाली जो आई कैप की कैफ 7 की बुक है यही डिस्कस करनी है। अब ये तुम्हारे सामने जो 12 चैप्टर्स की आउटलाइन है मेरे सामने, देखो इसमें दो चार चीजें तो पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। पहली बात ये कि हम लोग कैफ 7 में एक टॉपिक को बेस बना रहे हैं, जिस टॉपिक को हम बेसिकली कंपनी लॉ कह रहे हैं। माय डियर, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम लोग लॉ पढ़ने से पहले भी जानते थे, बेसिक सी बातें थी, मैं उनको थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो सबसे आसान या सबसे छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज सोल प्रोप्राइटर। जब आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना जरूरी नहीं होता, और आप अकेले अपने तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। फिर हम तुमको क्या 4 में ही लेकर आए थे पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में दोनों तरह की पार्टनरशिप्स हमें नजर आती हैं। कुछ तो बहुत ही इनफॉर्मल, इनफॉर्मल से मुराद ये है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, चार दोस्त बैठे कारोबार कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं, वहीं कागज पेंसिल पे हिसाब किताब लिखते हैं। यानी कोई बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है वहां पे, ये भी पार्टनरशिप वैलिड है। और कुछ पार्टनरशिप ऐसी थी कि जिनके लिए हम आपको बहुत फॉर्मेलिटी की तरफ लेके गए। ऑडिट फर्म है, लॉ फर्म है, जिनमें बाकायदा पार्टनरशिप के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एंड इस तरीके से वो चीजें चल रही होती हैं। तो पार्टनरशिप दो तरह के एक्सट्रीम है। एक पार्टनरशिप वो है जो बहुत सिंपल है, और एक पार्टनरशिप वो जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट या लॉ इन्वॉल्व है। लेकिन उसके बाद एक बिजनेस एंटिटी आती है जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी। अब कंपनी बेसिकली एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, एक फॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसमें आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बिजनेस एंटिटी काम नहीं कर सकती है। और वहां पर फिर हमारे सामने ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की कहानी, अब वो तो मैं तुम्हें बताता हूं अभी। लेकिन बेसिकली जो तुम इसमें डिस्कस करोगे, अब बहुत सारी बातें बहुत सारे जहन में हैं। कंपनी की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, किसी कंपनी में लिमिटेड का नाम लगता है, किसी में नहीं लगता है, और बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें तुमको इस चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हम कंपनी का इंट्रोडक्शन, कि कंपनी होती क्या है, उसके टाइप्स, रजिस्ट्रेशन, ये सारी बात डिस्कस करेंगे। फिर हम शुरू करते हैं। इट्स बड़ी सीक्वेंस में तुम्हारा सिलेबस लेके चलेगा एक कंपनी के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो अगर हम कहते हैं कंपनी रजिस्टर होना जरूरी है, तो मतलब क्या है इसका, कि कंपनी के वो मेजर डॉक्यूमेंट, भाई तुम लोग जब आई कैब में रजिस्टर हुए तो मतलब क्या था इसका, क्या रजिस्टर हुआ, तुम्हारे वो डॉक्यूमेंट्स जो तुमने जमा कराए थे। कंपनी के जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के नाम से जानेंगे। ये दो मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, जो कंपनी बनाने से पहले बनाने जरूरी है। यानी इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे ही आपको या तो रजिस्ट्रेशन मिलती है या नहीं मिलती। अगर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गए मतलब कंपनी रजिस्टर हो गई, और अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुए तो कंपनी रजिस्टर नहीं हुई। कंपनी चलाने वाले, जिसको आप कंपनी की मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो होते हैं हमारे डायरेक्टर्स। फिर हम आपको डायरेक्टर्स में लेके चले जाएंगे। डायरेक्टर्स में एक तो सिंपल तुम्हारे मैनेजर्स हैं जिनको तुम डायरेक्टर्स, और कुछ इसमें स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिन ऑफिसर्स को हम डिफरेंट नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नया चैप्टर तुम्हारे सामने लाया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफ। तुमने चेयरमैन ऑफ द कंपनी का नाम सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना होगा, सीईओ। तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही चीज है। कुछ जगहों पे तुमको सीएफओ या एक वो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी, या एक जगह एमडी। अब ये सब अलग अलग ऑफिसर्स हैं। ये तमाम डिटेल्स तुमको यहां मिल जाएंगी। ये हमारे अगर देखा जाए तो कोर्स का एक लेंदी पोर्शन है। अगर आप देख रहे हैं तो डायरेक्टर्स का चैप्टर शुरू हो रहा है पेज नंबर 59 पे, और ये ऑफिसर सारे मिला के खत्म हो रहा है तकरीबन 114 पेज पे जाके। तो ये एक डिटेल्ड और लेंदी चैप्टर है। मैं इन दोनों को एक साथ देख रहा हूँ, ये सब में ऑफिसर्स डिस्कस हो रहा है। कंपनी को चलाना है तो पैसा चाहिए, तो वो कैपिटल कहां से आएगा। तो अब तुम्हारे सामने दो तरह का कैपिटल डिस्कस होगा। पहले होगा शेयर कैपिटल डिस्कस, और फिर होगा लोन कैपिटल। या तो आप मार्केट में शेयर्स बेच के अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं, या आप मार्केट से लोन लेकर। शेयर कैपिटल चैप्टर 5 में नजर आ रहा है। लोन कैपिटल और जो बोरिंग है वो चैप्टर 7 में नजर आ रही है। और इन दोनों को देखें भाई, टीएसए अगर अपने एडमिशंस ओपन करता है तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको तुम लोग प्रोस्पेक्टस या कह सकते हो। तो कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज या शेयर्स बेचने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना है, कंपनी को उस डॉक्यूमेंट का क्या बोल रही है, प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस इसके बीच में आ गया कि कंपनी अगर अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहती है तो प्रोस्पेक्टस किस तरह बनेगा। कंपनी की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे फैसले एक मीटिंग में बैठ के लिए जाएं। अब मीटिंग दो तरह की होती है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के फैसले होते हैं। जब मैनेजमेंट की मीटिंग यानी डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो वो मीटिंग क्या कहलाएगी, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी मीटिंग। और अगर मेंबर्स की मीटिंग या कुछ फैसले ऐसे हैं जो मेंबर्स की राय से, वो क्या कहलाएगी, जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग एक अलग स्पेसिफिक नाम है। याद रखो मीटिंग्स दो तरह की हैं। अगर मेंबर्स की मीटिंग है तो वो जनरल मीटिंग, अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो वो बोर्ड मीटिंग। अब वो कौन से क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस में ही फैसले होंगे
कि क्या हमारी कंपनी डिविडेंड बांट रही है कि नहीं, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बांटना है तो किस तरह बांटा जाएगा, कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां से बांटा जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, वो एक छोटा सा चैप्टर है 10-12 पेज का। ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। कंपनी अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट कर सकती है, और कंपनी के डायरेक्टर्स अगर कंपनी के साथ कहीं और भी इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करें। इसको हम इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपनी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, और एनुअल रिटर्न डेफिनेटली। वही बच्चा मुझसे कहता है कि साहब अकाउंट्स लॉ में पढ़ाया जाएगा और रिटर्न्स के बारे में, क्योंकि इसमें जब हम जाते हैं ना तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया, उसको लगा कि शायद हम लॉ में अकाउंट, तो बेटा अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, सिर्फ अकाउंट कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स मेंटेन करने की, वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। और आखिर में कंपनी की मौत, कंपनी का एंड, कंपनी का वाइंडिंग। अब तुम्हें ये सारी बातें ओवरव्यू देने का मकसद जो था वो ये था कि पहला चैप्टर जिक्र शुरू कर रहा है कंपनी का, आखिरी चैप्टर जिक्र खत्म कर रहा है कंपनी का। कंपनी के इंट्रोडक्शन या रजिस्ट्रेशन से बात का आगाज हो रहा है। कंपनी की पूरी वर्किंग किस किस तरह से होगी वो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये भी एज सच अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए कंपनी के जो टॉपिक्स में पढ़ाए जा रहे हैं, ये आधा कंपनी लॉ भी नहीं है। यानी आधा से ज्यादा कंपनी लॉ तुम्हारा इंतजार कर रहा है सी फैप में। सी फैप तक जब तुम पहुंचोगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की ऐसी चीजें हैं जो तुम जब आर्टिकल्स करोगे इंशाल्लाह और प्रैक्टिकल एक्सपोजर हासिल करोगे, तो उस वक्त आई कैप चाहेगा कि तुम्हें पढ़ाए। तो बहुत ही कहना चाहिए प्रोफेशनली आई कैप ने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो हिस्सा जिसपे थ्योरी ज्यादा थी, रट्टा ज्यादा था, समझना ज्यादा था, वो आई कैप तुम्हें अभी पढ़ा रहा है। और वो हिस्से जिसमें तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है, वो हिस्से सारे सी फैप में चले गए। हैविंग सेड दैट मेरे बच्चों, ये तो मैंने तुमको कह दिया था कि कंपनी लॉ एज सच तुम्हारे अगर कैप 4 से कंपेयर किया जाए तो इस लिहाज से तो आसान है कि कंपनी 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 कंपनी, यानी एक लॉ है विद द नेम ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अगर हम देखें तो जो वाहिद कानून इस पूरे कोर्स को मैप कर रहा है वो है कंपनीज एक्ट। ठीक है, बीच बीच में सिक्योरिटीज एक्ट का भी जिक्र होगा, 2-3 छोटे मोटे और लॉज भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल एक लॉ चलेगा, कंपनीज एक्ट। तुम लोग जानते हो, तुम लोग उससे पढ़ चुके हो पहले भी। मैं क्लासरूम में जिस किताब को फॉलो करता हूं और जिस किताब को पढ़ाता हूं वो स्टडी टेक्स्ट होती है, और मुझे दोबारा से कहने में कोई भी शर्म नहीं आएगी कि स्टडी टेक्स्ट कवर करने से, देखो ये तुम्हारा तुम्हारा मेरे सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये तुम्हारा कंपनी लॉ का पेपर जो इस दफा बच्चे देकर आए मेरे पास मौजूद था। आई कैप को थोड़े से फीडबैक वगैरह देना होता है कि क्या रहा कैसा रहा। बीइंग अ टीचर हमें आई कैप को बताना होता है कि पेपर में क्या चीज सही थी क्या गलत थी। तो खैर बहरहाल पेपर वॉज वैसे ही जैसे रूटीन में आता है कि ना बहुत हलवा ना बहुत ही ज्यादा टेक्निकल। देखो तुम लोग माशाल्लाह कैफ के कम से कम एक अटेम्प्ट तो सब दे चुके हैं। कैफ 7 में आने का मतलब यह है कि तुम लोग कम से कम एक दफा तो पढ़ चुके हो। तो तुम लोगों को ये बात पता है कि हाई कैप के पेपर्स अगर कोई कहते हैं बिल्कुल हलवा आया बच्चों वाला, तो वो गलत बात कर रहे हैं। हलवा पेपर नहीं होता हाई कैप में। हाँ,
ये हो सकता है कि कुछ पेपर्स बाकी की बनिस्बत थोड़े से कंपैरेटिवली हल्के हों, आसान हों, और कुछ पेपर्स में थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी हो। इसका तुम्हें आदी हो जाना पड़ेगा। जो राइटिंग स्किल्स क्या 4 में इस्तेमाल हुई थी, वही राइटिंग स्किल्स बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर तुम्हें कैफ 7 में इस्तेमाल करना। यहां पे उन बच्चों की छोटी सी खुशी का मौका है जो बच्चों का रट्टा अच्छा है, क्योंकि कंपनी लॉ में ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें समझनी है और समझ के लिखनी है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ रट के भी काम चला सकते हैं। सीक्वेंस में चलना है, जो तुम्हारे सामने मैंने सिलेबस डिस्कस किया। अच्छा, ये बात तुम्हारी नॉलेज में होगी, नहीं है तो मैं एक दफा दोबारा ले आऊं कि कैफ 7 में मुझसे पहले या आज से पहले जो एक सिचुएशन क्रिएट थी वो ये थी कि हुनैन सिकंदर इसको मेजर पोर्शन को देखा करते थे, और हुनैन सिकंदर जो है वो थोड़ा सा ऑनलाइन के जो मोड ऑफ कंडक्टिंग लेक्चर्स हैं उनको पसंद करते थे। अच्छा, पसंद भी करते थे और फिर कुछ बेचारे मजबूर भी थे कि मसरूफ भी बहुत ज्यादा थे। 6 दिन उनका ऑफिस का, वो एक संडे के दिन फिजिकल क्लास कंडक्ट करते थे। अच्छा, अब वो संडे के दिन क्लास रखते थे लाइक 10 से 12। अब जो तुम्हारे सीनियर्स थे बच्चे, वो मुझसे कहते सर ये क्या बात हुई, मतलब पूरा वीक हम क्लास लेने के लिए वैसे ही आ रहे हैं, संडे के दिन हम उनके लिए आए, और वो भी कभी कभार आते थे और कभी कभार ऑनलाइन। तो वो चीज बच्चों ने, मैं तो खैर पिछले 1 साल से ऑब्जर्व कर रहा था, मगर ऑब्वियसली मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, इसलिए मैं खामोश था। लेकिन बच्चों के जरिए हसन के पास बच्चे गए, उसके जरिए फिर वो आगे तक गए तबानी साहब के पास, और तबानी साहब ने इसका हालिया निकाला कि नहीं भाई, फिजिकली क्लासेस को, तुम लोगों को पता है कि तबानी साहब किस कदर प्रमोट करते हैं फिजिकल क्लासेस कि कैंपस आओ, पढ़ो, यहाँ बैठो, टीचर से इंटरेक्ट करो। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि क्या कैफ 7 जो है वो फिजिकली मैं और तनवीर देखेंगे, जिसमें जनरली तमाम चैप्टर्स जो हैं वो मैं कवर कराऊंगा, कुछ चैप्टर्स तनवीर कराएंगे। तनवीर ऑब्वियसली कैफ 4 और कैफ 8 ऑडिट में भी काफी मेजर पोर्शन देख रहा है, इसलिए कैफ 7 में वो थोड़ा कम होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये तुम लोगों के लिए खुशखबरी है या बुरी खबर है कि कैफ 7 का मेजर पोर्शन मैं कवर कराऊंगा। मेजर पोर्शन कवर कराने का, अच्छा मैं क्योंकि ऑब्वियसली वैसे पर्सनली आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर, मैं पर्सनली मेरा जो एक्सपर्टीज है वो कंपनी लॉ ही है, लेकिन ठीक है वो बिजनेस लॉ में घुसे हुए थे तो चल रहा था। लेकिन द थिंग इज दैट कि कैफ 7 में हमें थोड़ी सी चंद चीजों को जो मैं अपनी प्लानिंग का हिस्सा है जो मैं आज ही तुम्हारे साथ शेयर कर दूं, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे बच्चों का, तुम लेट हुए थोड़े से, मैसेज आए हुए थे कि सर ये कौन सा वक्त है नया सेशन शुरू करने का, एक हफ्ता रुक जाते, ईद के बाद स्टार्ट करते। कुछ बच्चे तो लिटरली इंटीरियर वगैरह गए हुए हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कल जागने वाली रात थी और आपने सुबह ही क्लास लगा दी, दिस एंड दैट, ऐसी भी क्या चलती, क्योंकि ये कोर्स लेंदी नहीं है। ये कोर्स आराम से भी, अगर हम आराम से भी पढ़ते हैं तो इट विल टेक 3 महीने। तो ये वो कैफ 4 की तरह नहीं है कि जो 18 चैप्टर्स हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम इसको प्रॉपरली प्रॉपरली अप्रैल में भी शुरू करते हैं आफ्टर ईद, तो अब भी है कि अप्रैल मई जून तक आराम से, बहुत भी हम कहते जुलाई तक इसको आराम से निपटा देंगे। इसमें हमारे पढ़ाई के साथ साथ देखो, क्या 4 में कोर्स थोड़ा ज्यादा होता है, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा है, बच्चे थोड़े बच्चे होते हैं वहां पे। यहां पे हमें जिस चीज को अपना मेन हथियार बनाना है, दैट विल बी अ प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स। देखिए ये पेपर अगर मैं इसको तुम्हारे सामने दूं तो तुम यकीनन घबरा सकते हो, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर है ये हल्का पेपर नहीं कहलाया जाएगा। और इसमें अगर कुछ सवाल तो इतने सिंपल और इतने बच्चों वाले हैं कि जिनको हम आराम से देख सकते हैं, और कुछ सवालों में टेक्निकलिटीज हैं।
देखो टेक्निकलिटीज तुम लोग माशाल्लाह खुद कैफ के बच्चे हो, कैफ के अटेम्प्ट दे चुके हो। एक चीज से तुम सब वाकिफ हो गए हो, वो ये कि किसी भी सब्जेक्ट की जितनी प्रैक्टिस की जाए वो सब्जेक्ट उतना आसान हो जाएगा, किसी भी टॉपिक की। अब अगर कैफ 7 को हमें पहली अटेम्प्ट में निकालना ही है इंशाल्लाह, तो इसके लिए अच्छा, जैसे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैफ 7 की ये एज सच लास्ट अटेम्प्ट होगी अलग से, क्योंकि इसके बाद ये मर्ज हो जाएगा। तो फिर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैफ 7 के लिए हम कोई ऐसा लूप होल ना छोड़ें कि फजूल में हमारी अटेम्प्ट खराब हो या पेपर के साथ कुछ मसला हो। तो बच्चों, कैफ 7 के लिए मैं इसके लिए प्रॉपर इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर ईद, कोई किताब वगैरह तो मेरे पास इसकी बनी हुई नहीं है, लेकिन नोट्स की शक्ल में मैं तुमको पास पेपर्स कंपाइल करके सेपरेट चैप्टर्स के अलग अलग देना शुरू कर दूंगा, जिसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि सर हुनैन सिकंदर की एक अपनी अपनी बनी हुई किताब है, जो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अप टू डेट की है। कंप्यूटर देखो, यहाँ पे एक छोटा सा इशू आता है। जो लॉ तुमको पढ़ाया जा रहा है वो लॉ कब पास हुआ था? 2017 में। 17 से पहले की सिचुएशन अलग है और 17 के बाद की सिचुएशन अलग है। पास पेपर्स अगर देखे जाएं तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर हम 17 से पुराने सवाल देखते हैं तो वो लॉ डिफरेंट है। तो मैंने हुनैन की किताब जब देखी तो मुझे वो अच्छी लगी इस सेंस में कि उन्होंने तुम्हारी हेल्प के लिए सारे सवालों को इस तरह से कंपाइल करके अप टू डेट किया है कि उसमें तमाम नए जो रूल्स हैं या नया जो लॉ है वो लिखा हुआ है। तो या तो मैं उनकी किताब से जो पास पेपर्स वाला पोर्शन है वो अलग करके फोटोकॉपी के पास रखवा दूंगा। लेकिन एक चीज मैं इसको मेक श्योर करूंगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में हुआ ये था कि यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मैं था ही बहुत थोड़े से पोर्शन में, सिर्फ मैं 3 चैप्टर्स पढ़ा रहा था यहाँ पे, बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो हुनैन साहब पढ़ाए थे ऑनलाइन। लेकिन नॉर्थ नासिबाद कैंपस में पिछले दफा मैंने पूरा पढ़ाया था और तनवीर ने एक आध चैप्टर लिया था। तो वहां पे मैंने ये किया था कि कुछ हुआ ये कि तुम लोगों को याद होगा कि पेपर के बिल्कुल आखिरी वाले महीने में, जो कि आई थिंक हमारा जनवरी का महीना था, उसमें बीकॉम के पेपर आ गए थे। अच्छा, अब हुआ ये कि बेचारे बच्चे जो कैफ 7 के थे वहां पे, अच्छा मैं करता ये हूँ कि मैंने खत्म 15-20 जनवरी को कोर्स खत्म कर लिया था। अब जब हमने खोला पास पेपर्स तो बहुत सारे बच्चे उस वक्त कह रहे हैं सर हमारा तो आज पेपर है बीकॉम का, वो एडीसी का, बल्कि वो एडीसी का पेपर है तो हम नहीं आ रहे। तो ये, तो अब बच्चों ने जब पेपर वगैरह खत्म कर लिए, फरवरी में पेपर खत्म हुए, जब 31-29 को खत्म हुए थे, कुछ ऐसे खत्म हुए थे। अब बच्चे फरवरी में मुझसे कह रहे हैं कि सर पास पेपर्स तो करा दें, पास पेपर्स तो हुए। तो उससे मुझे यह फील हुआ कि अगर हम लोग चैप्टर वाइज पास पेपर्स करते हुए चलते हैं तो वो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा। यानी चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्लास से हम लगाते हैं पास पेपर्स की। तो उस तरह ये है कि टेस्ट, तो ये तो इस दफा मैंने तहैया किया हुआ है, अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि पास पेपर्स को हम लिंगर ऑन नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अब क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारा भी मैं ही देख रहा हूँ, नॉर्थ कैंपस में मैं ही देख रहा हूँ, तो मैं पास पेपर्स किस तरह तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, नोट्स की सूरत में क्या, वो आई लेट यू नो। लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा, पास पेपर्स हम साथ साथ करके टेस्ट करते रहेंगे। अब ये इसमें 12 चैप्टर अभी तुम लोगों ने देखे, और इन 12 में लिटरली अगर मैं एक दफा फिर तुम्हें इनकी नाम शक्ल दिखाऊं तो इन 12 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स तो इतने सिंपल हैं कि अगर मैं कहूं तो वो हमारे 2-3 क्लासेस के हैं। यानी अगर मैं इनमें फॉर एग्जांपल तुम्हारा चैप्टर 4 देखता हूं, चैप्टर 5 देखता हूं, 6 देखता हूं, 7 देखता हूं, 9 देखता हूं, तो ये इतने छोटे, अच्छा ये हैं तो तुम लोग 10-10 15-15, तो ये 10-10 15-15 पेज तो पूरे एमसीक्यूज एंड शुरू में एग्जाम्पल सब मिला के होते हैं। तो ये लिटरली पढ़ने वाले ना 2-3 पेजेस भी नहीं होते, 4 पेजेस। और कुछ चैप्टर्स यहाँ बहुत लेंदी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम चैप्टर 1 देखते हो, 2 देखते हो और 3 देखते हो, फिर मीटिंग्स देखते हो चैप्टर 8, और फिर आखिरी चैप्टर 12 देखते हो, तो इस तरीके से हम अपने कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक डिसिप्लिन वे में
सीक्वेंस को फॉलो करने का आदी हूं। एक चैप्टर यहां से पढ़ा के दो चैप्टर पांच, इस तरह करके मैं मिक्स एंड मैच नहीं करूंगा। बहरहाल अब क्लास है आज और हो रही है, और बच्चों के मैसेज भी आए हुए हैं कि सर आज जो पढ़ा रहा है वो रिपीट कर दीजिएगा। मैं रिपीट रिपीट तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आज थोड़ा सा हल्का ही पढ़ाऊंगा। और एक सेकेंड। जी मेरा बेटा, तो इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं हल्का फुल्का सा, और बाकी तो इंशाल्लाह देखें। मैं अब हसन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हसन अब इस वीक में कोई लेक्चर मत लगाना, क्योंकि डेफिनेटली अब 25वीं शब एंड फिर 27वीं शब जो मुतलविदा बच्चे ईद के मोड में चले गए हैं। पाकिस्तानी कौम वैसे भी जब आखिरी अशरा शुरू होता है तो एक वो बड़ा, कल मैं देख रहा था पोस्ट, उसमें एक मोड होता है ईद के बाद वाला मोड स्टार्ट हो गया। तो इस वक्त इतनी कुछ जल्दी नहीं है। मैं हसन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ना कोई इतना लेंदी कोर्स है कि जिसके लिए, और अब तुम्हारे भी जमान वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं, जमान के भी कुछ दोस्त वगैरह हैं, और तुम्हारे भी कोई दोस्त यार ऐसे हों जो कुछ चीज़ों को लेकर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं तो कभी भी ऑनलाइन, खाली एक टीचर आ रहा है ऑनलाइन पर, मैं तो उसको प्रेफर नहीं करता। ना मैं खुद अपने लिए प्रेफर करता हूँ ना मैं बच्चों के लिए। तो कैफ 7 को थोड़ा सा हमारे एक बच्चों के साथ एक परेशानी थी, और वो इस चीज को लेके थोड़ा डिप्रेस भी। अभी भी कुछ बच्चों ने कहा सर ऐसा है भी ना, मतलब उनको ये लग रहा है कि शायद ये लोग जो हैं वो तराज का शक्ल दिखा के बोल रहे हैं, और फिर बाद में हुनैन साहब जो है वो दोबारा ऑनलाइन शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि पूरा कोर्स फिजिकली क्लासरूम में कवर कराया जाएगा, और जिसमें मेजर पोर्शन मैं कवर कराऊंगा, और छोटा सा पोर्शन जो है वो तनवीर देखेंगे। हाँ डेफिनेटली सर हुनैन सिकंदर मौजूद हैं ऑनलाइन। अगर कोई ऐसी चीज या कोई कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसी रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आती है कि सर ये चीज सर हुनैन से करवा दीजिए, तो वो भी करवा देंगे, वो भी मौजूद है हमारे साथ साथ। लेकिन फिजिकली उनका कैंपस में आना पॉसिबल नहीं था, और खास तौर पे वीकडेज में। तो इसलिए तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। 3 साढ़े 3 महीने का टोटल कोर्स है। इसको अगर हम आराम से, जिसको कहते हैं ना कि लंबी कर कर के भी पढ़ेंगे, पास पेपर्स की प्रैक्टिस के साथ टेस्ट, तो भी 3 साढ़े 3 महीने में। हाँ एक चीज पास पेपर्स के साथ मुझे याद आया कि जो मेरे लिए काफी अलार्मिंग भी था, और क्या कहा जाए कि क्यों कहते हैं हुनैन का पोर्शन जो है वो डेफिनेटली ऑनलाइन था, और एग्जाम डिपार्टमेंट को शायद पेपर वगैरह नहीं मौजूद थे, तो कुछ जो जैसे टेस्ट होते हैं हमारे, वो भी बहुत कम हो पाए थे। तो इन तमाम चीजों से बच्चे थोड़े परेशान भी थे। बहरहाल हमने इस चीज को कवर करने की कोशिश की है, आगे अल्लाह मालिक है। कंपनी के अगर मैं इस पहले टॉपिक से अपने लेक्चर को थोड़ा सा आगाज करता हूं, तो मैं इस स्क्रीन को तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अ, बेटा, एक वर्ड यहां पे पहले ही लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? कोई बंदा। आज तक तुमने यही सुना था, यानी जब भी पर्सन का वर्ड इस्तेमाल हुआ तो बंदा या बंदी, एवरी पर्सन, एनी पर्सन, पर्सन। आज तुम लोगों को शायद पहली मर्तबा मैं ये बता देना चाहता हूं कि पर्सन की कानून में दो डेफिनेशन हैं। पर्सन के दो टाइप्स हैं।
एक है आर्टिफिशियल पर्सन, एक है नेचुरल पर्सन। यानी लीगल पर्सन, कानून में लीगल पर्सन दो तरह के हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन। अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। भाई, अगर पांच दोस्त हैं विद द नेम ऑफ ABCDE, पांच दोस्त हैं ABCDE। अगर ये पांच दोस्त फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप बनाते हैं, तो उनकी पार्टनरशिप क्या कहलाएगी? फर्म। फर्म है ना वो लोग, पार्टनरशिप फर्म बन जाएंगे। अब ABCDE अलग अलग थे तो पार्टनर्स थे इंडिविजुअली, जब उनको कलेक्टिवली नाम दिया गया तो पार्टनरशिप फर्म बन गए। ऐसे ही है। अगर यही एग्जाम्पल मैं इस तरह रिपीट करूं कि वो पांच पार्टनर्स की जो फर्म है, अगर वो बैंक से लोन ले रही है फर्म, तो वो लोन उतारने के लिए कौन लायबल है? ऑल ऑफ देम, पार्टनर्स, फर्म। ठीक है। अगर एक पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो कौन लायबल है? ऑल ऑफ देम, पूरी फर्म। अगर एक पार्टनर फर्म का काम करके प्रॉफिट कमा रहा है तो कौन कौन एंटाइटल्ड है? इससे तुम लोगों को एक अंदाजा तो हो गया होगा कि पार्टनर्स ऑफ फर्म असल में सेम लीगल एंटिटी हैं। दे आर नॉट टू, दे आर वन। वो एक है। ऑल ऑफ देम तुमने कहा, जिससे हमें ये अंदाजा हुआ अगर ये लोन लेते हैं पांच पार्टनर्स तो ये खुद उतारेंगे, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो इनको होता है, कोई नुकसान होगा तो अपनी जेब से पे करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स की लायबिलिटी वैसे भी अनलिमिटेड होती है। ये बातें तुम्हें कैप 4 में आई गेस थोड़ा बहुत हिंट दे दी गई होगी। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन का ड्रामा क्या है उसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर यही पांच लड़के जो अभी ABCDE फर्म बना रहे थे, तो हमने इनको क्या नाम दिया था कि ये पार्टनरशिप फर्म है। अगर यही पांच बंदे एक कंपनी बनाते, यानी ये पांच आदमी एक कंपनी की बिजनेस को स्टार्ट करते, तो मेरा बेटा फिर ये सारे क्या कहलाते हैं? अच्छा, अब यहां पे ABCDE पांच लोगों ने कंपनी बनाई है और उस कंपनी को रजिस्टर कराया है विद द नेम ऑफ ABC लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड। मेरा बेटा अब ध्यान से सुनना, ABCDE अगर लोन लेते हैं, कंपनी लोन लेती है, तो वो लोन उतारना किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की या इन पांचों की? कंपनी की। अगर कंपनी पे कोई लायबिलिटी आती है, तो पार्टनरशिप में तो आप लोगों ने कहा था दे आर लायबल, कंपनी में हम कहेंगे कंपनी इज लायबल। यानी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल, ABCDE अगर ये पांच पार्टनर्स मिल जाते हैं तो ये बन जाएंगे पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर ABCDE अगर ये पांच एक कंपनी बनाते हैं, तो एक छठा वजूद में आएगा रिलेशनशिप, और वो छठा पर्सन जो होगा वो नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो। ये पांच ABCD कौन थे? नेचुरल पर्संस। और ये जो 6-1 आया है ये है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब ये हुआ, कमिंग बैक टू आवर इशू, कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, माय डियर आई रिपीट, सोल ट्रेडिंग में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा काम, तुम्हारा बिजनेस तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पार्टनरशिप में
दे आर एक लीगल एंटिटी, वो सिर्फ सेम है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बट कंपनी में हम क्या देख रहे हैं, अब ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, तुम इसको पढ़ोगे प्लीज, तुम्हारी हिम्मत है, रोज तो नहीं लग रहा? अभी नहीं कर सकते। अबे यार पढ़ दो ना। A sole trader is an individual who owns and runs his or her own business. The law does not require the business. The law जमान तुम पढ़ सकते हो अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए, घर वालों का पढ़ना वैसे मुश्किल है। इनसे तो मुझे ये भी खतरा है कि सोना खाए, रोजा रख के कंपनी लॉ पढ़ना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन चलो खैर, इस बच्चे का रोजा तो मैं ना खराब करूं, चलें पढ़ता हूं आपकी मोहब्बत में। A sole trader is an individual who owns and runs his or her own business. The law does not recognize the business, यानी लॉ की नजर में बिजनेस कुछ नहीं है, वो बंदा ही सब कुछ। बंदा लोन ले रहा है, बंदा को प्रॉफिट हो रहा है, बंदा कारोबार है, बंदे का नुकसान है, बंदे का फायदा है, बंदा लायबल है, बंदा एंटाइटल्ड है। बिजनेस इज नथिंग। तो लॉ वहां पे बिजनेस को कोई एंटिटी नहीं दे रहा। द लॉ रिकॉग्नाइजेस ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। फिर कहा गया तो इंडिविजुअल इज लायबल for the debts of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business। मैं आपको बता चुका हूं, वो इंडिविजुअली तमाम कर्जों के लिए लायबल होगा, और वो ही इंडिविजुअली लायबल होगा, पर्सनली लायबल होगा तमाम बिजनेस के जो ब्रीच होंगे। फिर मैं तुमको लेकर आ गया पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो तुम लोग पढ़ के आए हो कि इट्स अ ग्रुप of individuals who own and run their own business. Each partner usually contributes capital to the business. Partnership business is not recognized as a person by the law. Individual partners are personally liable jointly with the other partners for the debts of the business. कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने आसान तरीन बिजनेस सोल ट्रेडिंग, फिर हम आपको लेकर आए पार्टनरशिप में, और अब हम आपको डिस्कस करेंगे कंपनी। अनलाइक सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये बात जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि अनलाइक सोल ट्रेडिंग, अनलाइक पार्टनरशिप, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, उसके जो चलाने वाले ओनर्स हैं उनके अलावा। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब यह है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है। डॉक्ट्राइन हम कहते हैं रूल को, प्रिंसिपल को। तो कंपनी लॉ में एक रूल है विद नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जिसका मतलब क्या है कि द लॉ रिकॉग्नाइजेस अ कंपनी एज अ पर्सन with legal rights and obligations similar to those of ordinary individuals। कंपनी बिल्कुल यानी इस हद तक कि भाई मैं लोन ले सकता हूं बैंक से, कंपनी भी ले सकता है। मैं गाड़ी खरीद सकता हूं अपने नाम पे, कंपनी भी खरीद सकती है। मैं मैं बिजनेस, मैंने कुछ नहीं किया, ये पहले से हुआ हुआ था। मैं बिजनेस करते हुए प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, मतलब मैं इंडिविजुअल पाकिस्तानी शहरी की बात कर रहा हूँ, कंपनी भी खरीद सकती है। तो तुम लोग कभी हैदराबाद गए हो बाय रोड? जब हैदराबाद जाते हैं बाय रोड तो रास्ते में बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री आती है। द नेम ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? लकी, लकी सीमेंट। लकी वालों की जो है वो उसका मिल आती है, उफ
दूर से लगती है। आप गुजरात में अगर आ रहे हो ना, इतना खूबसूरत लगता है वो, पूरी उनकी बड़ी सी इंडस्ट्री है और चमकती है, धुआं निकल रहा है। उसके बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर लिखा हुआ है साइट ओनरशिप ऑफ लकी करके कंपनी का नाम है। एक पर्टिकुलर लकी उस जमीन की मालिक है। अब बताने का मतलब ये हुआ, पार्टनरशिप जमीन नहीं खरीद सकती। अगर पार्टनरशिप खरीदे तो पार्टनर्स होंगे मालिक, सोल्टर में भी यही है। लेकिन कंपनी लॉ में क्या होता है, कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल पर्सन है, जिसके तुम्हें यहाँ पे नजर आना जुमला कि बिल्कुल वही लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं सिमिलर टू दोस ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। इसमें कौन मर्जी की बात तो मैच करूं, हम टैक्स पे करते हैं, कंपनी भी देती है। पार्टनरशिप में टैक्स कौन पे कर रहा है, पार्टनर्स। पार्टनर से टैक्स पे कर दिया मतलब फर्म ने पे कर दिया। लेकिन कंपनी में ओनर्स अलग टैक्स दे रहे हैं, यानी जो डायरेक्टर्स हैं वो अलग टैक्स दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स अलग टैक्स दे रहे हैं। कंपनी अपने कमाई पे अपना खुद टैक्स पे करती है और उसको लाजमी पे करना है। एग्जाम्पल दी जाती है कि जाहिद जो है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, थैंक यू सो मच अकबर भाई, 10,000 शेयर्स के हिसाब से बना रहे हैं। जाहिद जो कि एक इंडिविजुअल है और एबीसी एसएमसी प्राइवेट, अभी हम आगे देखते हैं एसएमसी कौन होता है, सिंगल मेंबर कंपनी। एक टाइप इसी चैप्टर में तुमको बताऊंगा, एक नई टाइप की कंपनी इंट्रोड्यूस करा दी गई है पाकिस्तान में, जिसमें असल में होता क्या है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन है, पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 ना, उसके बाद अगर वो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा उनको, अगर नहीं है इलीगल तो फिर कैसे लीगल करें, कंपनी बना रहे हैं। अगर आप लोग 20 लोग थे और अब 3 लोग आपको और ज्वाइन कर रहे हैं और अब ये बढ़ रहे 23 लोग, तो अगर आपने उसी तरह काम किया तो ये इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। इसको लीगल करने का तरीका क्या है, कंपनी। अच्छा, इससे लोगों के जहन में क्या बात पैदा हो गई कि कंपनी के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए, 20। कुछ बच्चों ने मुझसे ऐसा शेयर किया अपना, कैसा अकेला बंदा है तो सोल प्रोप्राइटर, 2 से लेकर 20 तक है तो पार्टनरशिप, अगर कंपनी बनानी है ऐसा कुछ नहीं, तुम अकेले भी कंपनी बना सकती हो, वो प्राइवेट होगी। और अगर तुम अकेली हो तो तुम्हें एक और प्रिविलेज मिल जाएगा यहाँ पे, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का। अब वो जो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड वाला सीन है वो डेफिनेटली क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे बनती है। यानी यहां पे जाहिद अकेला है जिसने एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई, तो जाहिद एक लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन, और एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक और सेपरेट पर्सन है। फॉर द पर्पस ऑफ लॉ वुड बी 2 सेपरेट पर्संस, बोथ वुड हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। A company is an artificial person, whereas individual people are natural person. Essentially, however, the law treats persons in the same way, whether they are artificial or natural. और आर्टिफिशियल पर्सन होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहां पे आपके साथ एक्सप्लेन करें। यहां तक सब क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूं तो कंपनी भी हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ कोई लायबिलिटी, कुछ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, तो मेरा और तुम्हारा जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, अभी भी इसको भी देख लिया जाए तो अगर तुम्हारा और कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त टीएसए से हुआ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी टीएसए से हुआ है, तो डेफिनेटली इस सूरत में हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की जो बात है वो कंपनी एक पर्सन होने के नाते बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है विद अदर पर्संस।
इंडिविजुअल्स हो, कंपनीज हो। यानी ये जरूरी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ तुम्हारे साथ ही एंटर हूं, मैं किसी कंपनी के साथ, कंपनी मेरे साथ, किसी भी तरह से तो पहला जो फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक हमको नजर आ रहा है कंपनी एज ए लीगल पर्सन का, वो क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस में एंटर हो सकती है। नंबर टू, डेट्स एंड लायबिलिटी। बेटा, अगर एक पार्टनर, देखिए अगर एक फर्म लोन ले रही है तो वो फर्म उतारना किसकी वो लोन उतारना किसकी ड्यूटी है? पार्टनर्स की। लेकिन यहां पे सिचुएशन डिफरेंट है। अगर कंपनी कोई डेट क्रिएट कर रही है, कोई लोन ले रही है, तो कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ओनर्स आर नॉट। ओनर्स हम किसको कहते हैं? मैनेजर्स हम किसको कहते हैं? डायरेक्टर्स। तो कंपनी के ओनर्स या ओनरशिप है हमारे, हमारी क्लास कब तक थी? 11:30। पहले 11:45 ओके। तो कंपनी के ओनर्स, अच्छा ये बहुत एक तफसीली डिस्कशन होगा इंशाल्लाह, ये मैं तुम्हारे साथ बाद में करूंगा। ये मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, क्या हर मेंबर शेयर होल्डर होता है या नहीं होता है, या हर शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर होता है, तो ये बातें अभी छोड़ दो, ये बाद में डिस्कस करूंगा अभी। अच्छा, फिर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इसमें हम क्या देखते हैं? कंपनी अपने एसेट्स खुद ओन कर रही है। मैं जो लकी सीमेंट की बात कर रहा था, वो जमीन का टुकड़ा किसी इंसान की ओनरशिप में नहीं है, लकी सीमेंट की ओनरशिप में। जिसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी की ही जमीन है। किसी इंसान जिए मरे, लकी के मालिकान, लकी के शेयर होल्डर्स आए जाएं, जिए मरे, उसकी ओनरशिप पर फर्क नहीं आएगा। Company own its own assets. Although the members, ordinary shareholders, own the company, they do not own the assets of the company. The shareholders are simply owners of the shares in the company. The company itself is the legal owner of its share assets. Shareholders को owners कहा जाता है। तो उससे हमारे जहन में ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि शायद वो कंपनी के ओनर्स हैं। तो यहां लॉ बड़े क्लियर अल्फाज में क्लियर कर रहा है कि वो कंपनी के ओनर नहीं है, कंपनी के एसेट्स के ओनर नहीं है, वो कंपनी के शेयर्स के ओनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं वो, इसलिए वो शेयर्स के ओनर है। कंपनी की मालिक खुद कंपनी है। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर मैंने तुमको कर्जा दिया हुआ है तो आई हैव ऑल द राइट कि मैं तुमसे पैसा क्लेम करूं, और अगर तुम पैसा नहीं दो तो मैं कहां जाऊं? कोर्ट जाऊंगा। सेम टू सेम कंपनी का ये राइट है कि वो भी अपने डेटर्स से वो तमाम पैसा जो वो ओ करते हैं कंपनी के लिए, वो क्लेम करें। और उसके लिए डेफिनेटली मैंने हबीब बैंक से लोन लिया है, हबीब बैंक लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। और मुझे हबीब बैंक के प्रेसिडेंट की तरफ से एक मेल आती है, और वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना, वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, तो आपने जो 25 लाख लोन लिया था ना, वो जरा वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगले महीने जाने वाला हूं, तो मेरा बस ये आखिरी महीना चल रहा है, तो आप वापस कर दें। क्या जवाब होना चाहिए यहां पे हमारा? बाय। अगर वो हाँ 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 हाँ, आप बोलेंगी मैंने आपसे लोन तो लिया ही नहीं था, मैंने तो बैंक से लोन लिया था। वो बोलेंगे हाँ, तो मैं उसी बैंक का प्रेसिडेंट तो बोल रहा हूं। तो फिर आप उनको याद दिलाएंगे कि मोहतरम, आप अब बैंक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, मैं
कंपनी के लिए, बैंक के लिए लायबल हूं, आपके लिए नहीं। आप जिए मरे जाएं भाड़ में, रहें, रिजाइन करें, रिटायरमेंट लें, जो करना है। मैंने बैंक से लोन लिया है, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक से में डिसाइड हुई हैं कि अगले 5 साल तक हम आपको लोन वापस, मैं बस वहां तक देखूंगी। क्या कहा गया? द डेटर ऑफ द कंपनी owes the company to the company and not to its owners. मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। देखो, ये भी एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, जो इंशाल्लाह हम इसके चैप्टर में जाके तुमको बताएंगे। एक सवाल जहन में आ रहा है, इज इट कंपल्सरी फॉर अ डायरेक्टर टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी? क्या कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपको कंपनी का मेंबर होना जरूरी है? तो इसमें मैं तुम लोगों को नहीं पता, मैं खुद ही कहता हूं। जनरली यस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। जनरली यानी पाकिस्तान का वजीर आजम होने के लिए पाकिस्तानी होना तो जरूरी है ना। मतलब बेसिक सी बात है कि आप पाकिस्तान की मैनेजमेंट वजीर आजम को और गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट में आप बुला के बिठाएंगे अमेरिकन और कैनेडियंस को? नहीं ना। इसलिए ये तो बात लॉजिकल है कि डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का मेंबर होना, बट having said that there are some exceptions। इसलिए यहां पे तुम देख रहे हो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है who should be members of the company as well। जमान, अभी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की बात मत करो ना। एक 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 एक्सेप्शन नॉन एग्जीक्यूटिव है। अभी मैं डायरेक्टर्स में जब जाऊंगा फिर देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है। हाँ, तुम्हारा जवाब किसी हद तक सही है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो मेंबर्स नहीं होते कंपनी के, लेकिन यहां पे विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। हाँ, स्मॉल कंपनीज में अगर देखा जाए, अब अगर मैं तुमसे ये कहूं जुनैद जमशेद ने भी तो कंपनी बनाई थी, क्या नाम था उसका? जो डॉट नाम नहीं था, जुनैद जमशेद प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम है उसका। अब जुनैद जमशेद प्राइवेट आज भी प्राइवेट लिमिटेड ही है। इसलिए अब उसमें ये हो सकता है कि जुनैद और जो जुनैद के फ्रेंड्स वगैरह थे चलाने वाले, जिन्होंने कंपनी बनाई होगी वही उसको मैनेज कर रहे होंगे। तो कहते हैं स्मॉल कंपनीज में तो ये पॉसिबल है कि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स सेम इंडिविजुअल्स, मगर लार्ज कंपनीज में जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो उनके मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं। कभी कभार वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ओन करते हैं, और कभी कभार तो हमने बड़ी कंपनीज में ऐसे डायरेक्टर्स भी देखे हैं जो बिल्कुल भी शेयर्स नहीं रखते। इसलिए मेरा जुमला दोबारा सुन लो। डायरेक्टर्स बनने के लिए बेहतर ये है कि शेयर होल्डर्स होना चाहिए, मेंबर्स होना चाहिए, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन कौन ऐसे अफराद हैं जो मेंबर के बगैर भी डायरेक्टर बन सकते हैं? ये हम बात, लायबिलिटी टू पे टैक्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह तलाल पे कर रहा है टैक्स, तुम पे कर रहे हो, सब पे कर रहे हैं, इसी तरह से कंपनी अपनी इनकम पे, company is personally liable to pay tax on its income। और फिर हम देखते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। देखो, डेफिनेटली अगर तलाल कोई लीगल वायलेशन करता है और तलाल कोई लॉ को ओबे नहीं करता है तो डेफिनेटली तलाल जिम्मेदार होगा। इसी तरह अगर कंपनी कोई लॉ फॉलो नहीं करती है और कंपनी कोई लीगल वायलेशन करती है तो फिर कंपनी खुद लायबल होगी। अच्छा, इसमें एक सवाल तुम्हारे जहनों में आ सकता है कि सर कंपनी लॉ फॉलो नहीं करती, मतलब ये कोई ना कोई करने वाला तो इंसान ही होगा ना। कंपनी ने ये गलत किया, कौन कंपनी? उसको चलाने वाले। इसलिए ये मुमकिन है कि कंपनी, क्या लिखा हुआ है, कुछ हालात ऐसे हैं
देयर आर सर्कमस्टांसेस इन विच जब ओनर्स या ऑफिसर्स भी लायबल हो सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हर मसले के लिए आप ऑफिसर्स को लायबल, तो मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। विद द नेम ऑफ एग्जैक्ट का नाम तुमने सुना होगा, एक पाकिस्तान की कंपनी खयाबान इत्तेहाद पे जो थी डिफेंस में, जो बड़े स्कैंडल में फंस गई थी, जो वही जो तुम्हारे बोल चैनल वाली पार्टी है, तो उन लोगों ने फिर जब उनकी बहुत ज्यादा गलत किस्म की एक्टिविटीज सामने आई, तो फिर डेफिनेटली वहां पे कंपनी पे भी पेनल्टीज लगाई गई, और कंपनी के जो बड़े मेन अफसरान थे उन्हें उठा भी लिया गया, जेल में भी डाला गया, केसेस भी चलाए गए। तो ये कह देना कि अगर कंपनी लॉ वायलेट करती है तो कंपनी लायबल होगी, ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी लॉ वायलेट करेगी भी तो भी कुछ ऐसे हालात हैं जहां पर उसके मेन ऑफिसर्स को लायबल किया जाएगा। और मैं यहीं पर आज रुक जाना चाहता हूं। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह हैं सेपरेट पर्सनालिटी के, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दो चार बातें मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो आप लोग हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो तमाम बच्चे दोबारा मेरी बात सुन लें कि इंशाल्लाह हम फुल स्विंग पे आफ्टर ईद इसको लेके शुरू हो जाएंगे। पास्ट पेपर्स कवरेज वगैरह सब प्रॉपरली करते चले जाएंगे। मैं ही फिजिकली पढ़ा रहा हूँ अलॉन्ग विद तनवीर भी, जो भी पोर्शन पढ़ाएगा वो फिजिकली पढ़ाएगा, क्लासरूम में आके पढ़ाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और बाकी ये कि आप लोग जो भी हैं, आपके दोस्त यार जो भी इस इंतजार में, अच्छा बहुत से बच्चे ये भी मुझसे कहते हैं सर आप कंपनी लॉ का बैच शुरू करें रिजल्ट के बाद। क्यों? कहते हैं सर हमें लग रहा है कि शायद हमारा कोई एक आध पेपर अगर रुक गया तो फिर हम अभी कंपनी लॉ, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कंपनी लॉ का वेट कर रहे हैं कि पहले 29 अप्रैल को या 28 अप्रैल को, 28 ना, 28 को रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप देख लें, उसके बाद हम, तो या वो तो बहुत लेट हो जाएगा। 28 अप्रैल का मतलब यह है कि तकरीबन अप्रैल खत्म पे, मई जून, जून में फिर ईद आ रही है, दूसरी वाली ईद आएगी, टाइम डिस्टर्ब होगा। जुलाई में फिर मुहर्रम आ जाएगा, मुहर्रम में सब मसरूफियात हो जाती है कुछ लोगों के लिए खास तौर पे। इसलिए मैं अभी तो मैं रिलीफ दे सकता हूँ कि ठीक है चलो, जो बच्चे अभी ईद मना रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, रमजान मना रहे हैं, मनाने दो, लेकिन ईद के फौरन बाद आप सब अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन कीजिए ताकि हम फुल फ्लेज पढ़ाई को स्टार्ट करें और सेशन को प्रॉपरली लेके आगे चलें। ठीक है मेरा बेटा? एनी क्वेश्चन ऑनलाइन, या आप में से कोई मसला, एनी कंफ्यूजन? सब क्लियर है? तो यहाँ पे हम रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।